यस, वेलकम फ्रेंड्स टू येट अनदर लेक्चर। और बेसिकली आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस रीडिंग करना है मुझे। ठीक है, तो साथ में बैठ के रीड करते हैं। कुछ समझाने का होगा तो समझाएंगे, हालांकि लग नहीं रहा कि कुछ बहुत समझाने का है। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट करना है क्या नहीं? तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट कंपनी के बाद से। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 268। Private company means a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its articles restricts the right to transfer its shares except in case of one person company, limits the number of members to 200। ठीक है दोस्त, प्राइवेट कंपनी में मेंबर का लिमिटेशन है 200, डबल सेंचुरी, provided that where two or more persons hold one or more shares in a company jointly, they shall, for the purpose of this clause, be treated as a single member। अगर जॉइंट शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, जैसे राम और श्याम दोनों, तो एक मेंबर कहलाया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन who are in the employment of the company, person who have been formerly in the employment of the company, were members of the company while in that employment and have continued to be members after the employment ceased, shall not be included in the number of members। कहने का मतलब यह है कि पर्सन, जैसे 200 मेंबर को करना ना, मैक्सिमम 200, तो अब एम्प्लॉयज को भी अगर हम गिन ले तो हो सकता है एम्प्लॉय 400 हो, तो कंपनी कैसे चलेगी? राइट। सो पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, और पर्सन जो पहले एम्प्लॉयमेंट थे, बाद में थे, इधर थे उधर थे, पर्सन हु हैव बीन, वो सबको इंक्लूड नहीं करना। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। प्राइवेट कंपनी के बारे में आ जाइए। सिग्निफिकेंट पॉइंट्स: नो मिनिमम नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। मिनिमम का कोई फंडा नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होने चाहिए। एक्सेप्ट इन प्राइवेट कंपनी इज एन ओपीसी वेयर इट विल बी 1। तो ये नया फंडा है ओपीसी वाला। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एम्प्लॉय कम मेंबर्स एंड अर्स्टवाइल एम्प्लॉय कम मेंबर्स। ठीक है। राइट टू ट्रांसफर शेयर्स इज रिस्ट्रिक्टेड। प्रोहिबिशन on invitation to subscribe to securities of the company. Small company is private company. OPC can be formed only as a private company. आइए अब स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं? स्मॉल कंपनी गिवन अंडर सेक्शन 285 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, which means a company other than a public company जिसका पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। 50 लाख रुपए से एक्सीड नहीं करेगा, यहीं रोक दो। 50 लाख, तो 50 लाख में अगर रोक दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड स्मॉल कंपनी। ठीक है, तो 50 लाख। भैया मैं तो स्मॉल कंपनी हूँ भैया, छोटा सा कंपनी है मेरा। क्यों? मेरा पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपया से एक्सीड नहीं कर रहा है। 50 लाख, 50 तोला, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 5 करोड़ रुपीस। अब ये बताइए, विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड, भैया इसका क्या मतलब है? ये चेंज होते रहता है। आज का प्रिस्क्रिप्शन है 50 लाख, बट हो सकता है ये आने वाला समय पे ये 5 करोड़ तक हो जाए मैक्सिमम। टर्नओवर ऑफ विच
as per its last profit and loss account does not exceed 2 crore rupees. तो पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख और टर्नओवर जिसको सेल्स कहते हैं, सेल्स फिगर 2 करोड़ से ऊपर नहीं है, और सच हायर अमाउंट as may be prescribed which shall not be more than 20 crores. तो 20 करोड़ तक मैक्सिमम प्रिस्क्राइब हो सकता है, बट आज का रेशियो है 2 करोड़ और 50 लाख. Exception: this section shall not apply to a holding or company or a subsidiary company, a company registered under section 8, a company or a body corporate governed by a special act. स्मॉल कंपनी के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, एक तो ये प्राइवेट कंपनी होता है, पेड अप कैपिटल इसके 50 लाख के ऊपर नहीं होते हैं, टर्नओवर जो है जिसे हम सेल्स कहते हैं नॉट मोर देन 2 करोड़ रुपीज, शुड नॉट बी सेक्शन 8 कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी नहीं होने चाहिए. आइए तो पब्लिक कंपनी को जानते हैं. सेक्शन 271 में पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी has a minimum paid up share capital as may be prescribed, provided that a company which is a subsidiary of a company not being a private company, provided that a company which is a subsidiary of a company not being a private company. अच्छा, तो ये भैया सब्सिडरी कंपनी है, और सब्सिडरी कंपनी जैसे ये इस कंपनी का सब्सिडरी है, तो ये जो कंपनी है ये वाला, ये तो चलो सब्सिडरी कंपनी है, और ये कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, नहीं है प्राइवेट कंपनी, तो ये बेसिकली प्राइवेट कंपनी नहीं है. ठीक है. शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, इसका मतलब अगर ये प्राइवेट कंपनी नहीं तो ये पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी है. ये ऊपर वाला कंपनी पब्लिक कंपनी है और ये पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी है, तो ये बाप है और ये बेटा एक ही परिवार का है, तो ये पब्लिक है तो ये भी पब्लिक है, यही बोल रहे हैं. For the purposes of the Act, even where such subsidiary company continues to be private company in its article. ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ. सिर्फ इतना सा कह रहे हैं, अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कोई पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी का कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और ये कंपनी जो है इस कंपनी का सब्सिडरी कंपनी बन जाता है, तो ये कहने को तो प्राइवेट लिमिटेड है बट ये भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी माना जाएगा, क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने गोद ले लिया है. किसे गोद ले लिया? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को. तो भैया बाप अब कौन है? बाप तो ये है बाप. ठीक है, अब आप समझ चुके हो. तो साथ में बस एक ही पॉइंट कहा है कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, चलो ये तो ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करते, सिंपल रखते हैं. पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अगर सब्सिडरी बना लेती है तो कहने को वो भला ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो बट वो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहलाएगी फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट. अब भैया पब्लिक कंपनी के कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स को जान लो. इज नॉट प्राइवेट कंपनी, articles do not have the restriction clauses. प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन क्लॉज रहता है, शेयर ट्रांसफर ये सब का, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन क्लॉज नहीं है क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है. मैडम इसी बात पे प्लीज एसी चला दीजिए. शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे 7, मैक्सिमम नंबर होंगे मेंबर्स, और मैक्सिमम को कोई लिमिट ही नहीं है, जितना होना यार, जितना मेंबर्स आ जा 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 जा. सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, यही पॉइंट मैंने अभी आपको समझाया है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(1) clause A, 3 subsection 1 clause A company may be formed for any lawful purpose by 7 or more persons, where the company to be formed is to be a public company.
तो पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए मिनिमम 7 लोगों का दरकार है, 7 से ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कंट्रोल का बात करते हैं दोस्त। कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, ये होल्डिंग सब्सिडरी बहुत देर से आप सुन रहे हो, अब समय आ चला है कि बता दें आपको। होल्डिंग एंड सब्सिडरी, भैया भैया वापस से पुराने एग्जाम्पल में आ जाओ भैया। ये जो पब्लिक कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है, तो जो इसे होल्ड करता है दोस्त, इस कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहते हैं, बस। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब आइए पढ़ लेते हैं। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज आर relative terms. A company is a holding company in relation to one or more other companies, means a company of which such companies are subsidiary companies. भैया मैं होल्डिंग हूँ, तू सब्सिडरी है, तो अगर तू सब्सिडरी है तो मैं होल्डिंग हूँ, इतना ही बात है। Whereas section 287 defines subsidiary company in relation to any other company, that is to say the holding company means a company in which the holding company, अब मैं सब्सिडरी कंपनी हूं, मैं सब्सिडरी कंपनी कैसे कहलाऊंगा? क्योंकि उसमें जो होल्डिंग कंपनी है कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैं भैया अब सब्सिडरी हो गया हूं। कैसे हो गया हूं सब्सिडरी? अब मैं क्या करूं? मेरा कंपनी का जो दूसरा कंपनी है जो होल्ड कर रहा है, मुझे मुझे होल्ड कर रहा है, कैसे बताऊं कि मुझे होल्ड कर रहा है? अगर कोई मुझे होल्ड करेगा तो मैं तो सब हो गया ना, सब सब, तो सब्सिडरी हो गया मैं। तो जो इंसान मुझे होल्ड कर रखा है, जो कंपनी मेरे कंपनी को होल्ड कर रहा है, उसे होल्डिंग कंपनी कहेंगे। और मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं कि मैं सब्सिडरी टू होल्डिंग? क्योंकि होल्डिंग कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। मैं उनके इशारे पे नाच रहा हूं, समझे? क्योंकि मैं अब उनके इशारे पे ताता थैया कर रहा हूं, तो मैं क्या करूं? तो भैया वो होल्डिंग है, मैं सब्सिडरी हूं। दूसरा पॉइंट, exercises or controls more than half of the total share capital, either at its own or together with one or more of its subsidiary companies। ये समझा देता हूं मैं आपको। ये है ए लिमिटेड, ये है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड का समझ लो शेयर कैपिटल है 50 लाख, और ये सॉरी बी लिमिटेड का 50 लाख। ये ए लिमिटेड जो है ये होल्ड कर रहा है 20 लाख, और ए लिमिटेड का एक और सब्सिडरी है डी लिमिटेड। ठीक है, डी लिमिटेड इस बी लिमिटेड का शेयर होल्ड कर रहा है 10 लाख। ठीक है, तो कुल मिला के तुम समझ लो ये 50% से ज़्यादा हो गया इस कंपनी को रिलेटेड में ए लिमिटेड होल्ड कर रहा है, क्योंकि इसके सब्सिडरी को मिला के अगर देखेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये होल्डिंग हो गया। प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड shall not have layers of subsidiaries beyond such number as may be prescribed। ये अभी तक बताया नहीं गया कि कितना लेयर्स है, कितना वो उसका सब्सिडरी है, वो उसका सब्सिडरी है। अभी उतना डिटेल में आपको जानने का दरकार भी नहीं है, और ये अभी तक नोटिफाइड भी नहीं है। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, a company shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company even if the control referred to in subclause 1 or subclause 2 is of another subsidiary company of the holding company। देखो फिर से पढ़ रहा हूं मैं। अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। ये कंपनी यहाँ है, ठीक है, एक कंपनी यहाँ है, एक कंपनी यहाँ है, ठीक है। जो ऊपर में समझ लो वो नीचे वाला को होल्ड कर रहा है, ठीक है।
deemed to be a subsidiary company of the holding company, even if the control referred to in subclause 1 or subclause 2 is of another subsidiary company of the holding company. ये कंपनी का नाम है ए, इसका नाम है सी और ये है बी। ए का कमांड बी पर भी है और ए का कमांड सी पर भी है। कैसे? क्योंकि ए का कमांड बी पे है और बी जो है, बी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये बी जो है सी पर जबरदस्त कंट्रोल कर रखे हैं। बी जबरदस्त कंट्रोल कर रखा सी पर, और क्योंकि ए बी पर कंट्रोल कर रखा तो इसी हिसाब से ए सी पर भी कंट्रोल कर रखा। दैट्स ऑट माय लॉर्ड, इट वाज सो सिंपल एंड इट वाज लुकिंग सो कॉम्प्लिकेटेड। The composition of the company's board of directors shall be deemed to be controlled by another company, even if the other company, by exercise of some power exercisable by it at its discretion, can appoint or remove all or majority of directors. ये सीधा बताया जा रहा है कि देखो कि जो कंपनी पावर रख रहा है कि मैं तुम्हारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा सकता हूँ, मैं नया डायरेक्टर ला सकता हूँ, तो इसका मतलब मेरे में पावर है और मेरे में पावर है तो मैं होल्डिंग हूँ, बस इतना ही बात है। The expression company includes any body corporate. ये any body जो है ये थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए था भैया, यहाँ पर any body corporate होगा। Layer in relation to a holding company means its subsidiary or subsidiaries. अब देख लो example. A will be subsidiary of B if B controls the composition of board of directors of A. ये तो समझ में आ चुका है, ये A है और ये B है। चलो B को ऊपर में रखते हैं। बी अगर इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कमांड कर रहा है तो ये सब्सिडरी हो गया, ठीक है। दैट इज इफ बी कैन विदाउट द कंसेंट और अप्रूवल ऑफ एनी अदर पर्सन अपॉइंट और रिमूव अ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए, कि बिना कुछ अप्रूवल कंसेंट किसी भी चक्कर में मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर को मैं हटा सकता हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं होल्डिंग कंपनी हो गया। A will be subsidiary of B if B holds more than 50% of share capital of A. तो B जो है 50% से ज़्यादा शेयर कैपिटल अगर होल्ड कर रहा है तो B मतलब बॉस, ओके, बॉस मतलब होल्डिंग, तो बॉस 50% से ज़्यादा शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा है किसका, A का। B इज अ सब्सिडरी ऑफ A, ठीक है, अब रिवर्स हो रहा है, अब B को सब्सिडरी बनाया जा रहा है, ठीक है, ऑफ A एंड C, B इज अ सब्सिडरी ऑफ A, ठीक है, B इज अ सब्सिडरी ऑफ A। चलो एग्जाम्पल चेंज हो गया तो ड्राइंग भी चेंज कर देते हैं। B है सब्सिडरी ऑफ A ऊपर में B नीचे में, ठीक है, एंड C इज द सब्सिडरी ऑफ B। C भैया यहाँ पर आ गया, C इज द सब्सिडरी ऑफ B। इन सच अ केस C विल बी द सब्सिडरी ऑफ A, ठीक है, ये तो आप समझ चुके हो। इन द लाइक मैनर इफ D इज द सब्सिडरी ऑफ C, अरे भैया D अगर आ गया C का सब्सिडरी, D will be the subsidiary of B as well as A। B का भी होगा, A का भी होगा, और अगर और भी कोई है तो उसका भी होगा। तो ये तो यार एकदम बच्चा वाला बात निकला भैया, ये क्या पढ़ा दिया आज आप। हम लोग तो सोच के रखे थे होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी बहुत ही बवाल चीज़ होगा, कोई झमेला नहीं, कुछ नहीं, एकदम ईजी है। स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी इफ सब्सिडरी टू पब्लिक कंपनी, ये तो बता चुके हैं। अगर मैं प्राइवेट कंपनी हूँ और मैं किसी बड़ा पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी बन गया हूँ, तो क्योंकि मेरा बाप बड़ा रईस है, पैसे वाला, तो मैं भी रईस कहलाऊंगा, ठीक है। इन व्यू ऑफ सेक्शन 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ प्राइवेट कंपनी which is a subsidiary of a public company shall be deemed to be a public company for the purposes of this act, even where such subsidiary company continues to be a private company in its articles। तो आर्टिकल जो है वो बदला नहीं। अब आप बोलोगे आर्टिकल क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन,
थोड़ा देर में आने वाला, कुछ खास नहीं है। जब हम कोई कंपनी फॉर्म करते हैं तो उसका रूल्स रेगुलेशन ये सब जो बताते हैं उसी को आर्टिकल मेमोरेंडम बोलते हैं। इतना भी झमेला में मत पड़ो, इजी है, आगे चलो समझते हैं। एसोसिएट कंपनी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एसोसिएट कंपनी हम अभी आपके लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि लास्ट हमने डिस्कशन किया था 20% शेयर कैपिटल वाला फंडा है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, as per definition given in section 252 of the Companies Act 2013, it is a company which has any of its securities listed in a recognized stock exchange, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। Whereas the word securities as per section 281 of the Companies Act 2013 has been assigned the same meaning as defined in clause H of section 2 of the Securities Contract Regulation Act. अब ये सब आपको कोई इतना दरकार नहीं है, रिलैक्स रहिए। अनलिस्टेड कंपनी मीन्स कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी, अदर कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट भी कंपनी खोलती है, तो आइए उसको समझ लेते हैं। सेक्शन 245, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई अगर शेयर जो है, मेन तो शेयर्स है ना, कि किसका शेयर मतलब किसका कितना मालिकाना, ठीक है, मेरा इतना हिस्सा है इस कंपनी में, मेरा हिस्सा है। तो ये कंपनी जो भी एक कंपनी है, इस कंपनी में 51% मतलब, ठीक है, तो ये 51 है, ये 49 है। तो 50-50 में तो फैसला नहीं होता ना, तो 51 होते के साथ फैसला हो जाता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका हिस्सेदार, सेंट्रल गवर्नमेंट इतना पोर्शन का मालिक है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अगर स्टेट गवर्नमेंट भी मिल जाए, ठीक है, और भी कोई है। अच्छा, पार्टली देखो इसमें क्या बोल रहा है, चाहे तो 51% सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है या दोनों मिला जुला के होल्ड कर रहे हैं, पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो वन और मोर से भी अगर एक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, दोनों मिला के, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट 26%, बिहार गवर्नमेंट 25%, तो दोनों मिला के 51% हो गया, तो ये गवर्नमेंट कंपनी हो गई। एंड दिस सेक्शन इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। वापस से सब्सिडरी फंडा आ गया कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी अगर किसी का कंट्रोल कर ले तो हो गया, वो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा। तो ये देखो गवर्नमेंट कंपनी है यहाँ पर, इसमें क्या होता है, 51% पेड अप शेयर कैपिटल होता है, चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का या पार्टली इधर और पार्टली उधर, दोनों का। ओके, सो नाउ वी हैव कम टू फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी सेक्शन 242, इट मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इतना सही बात था इसमें कि जो इंडिया के बाहर जन्म लिया है, जैसे अपने बोलते हैं ना वो फॉरेनर है, तो उसका भी जन्म जब इंडिया के बाहर हुआ है तो फॉरेनर हो गया। अब इसमें और क्या होता है, विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अरे ये तो फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुआ बट इंडिया में बिजनेस। अरे भैया देखो, अगर इंडिया में अगर उसका कोई लेना देना नहीं होता तो हम पढ़ते क्यों, सोच के देखो। तो जन्म इंडिया के बाहर हुआ है मगर इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में। अरे तो इसमें कौन सा बड़ा बात है। कोका कोला इंडिया का कंपनी है नहीं, बाहर का कंपनी है। आईबीएम क्या इंडिया का कंपनी है, एप्पल क्या इंडिया का कंपनी है, सब इंडिया के बाहर का कंपनी है। इट हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, सबका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड अमेजन वगैरह जो है बाहर का कंपनी है, हो सकता है फिजिकल कोई ऑफिस ही नहीं हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे गेम चला रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है। कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। तो कोई भी फॉरेन कंपनी है जैसे कोई भी तरीका से भारत देश में व्यापार कर रहा है तो भैया वो फॉरेन कंपनी है जिसका जन्म बाहर में हुआ मगर सारा का सारा कांड इंडिया में कर रहा, पैसा इंडिया में कमा रहा है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी ऑफ 2013 डील विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विच आर फॉर्म्ड। ये कंपनी बनती है किस लिए पता है, चैरिटी करने के लिए। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स, आर्ट, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी प्रोजेक्ट्स, एनवायरनमेंट वगैरह को ले लेकर। सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग नहीं है ये, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, चैरिटेबल है। हमें स्पोर्ट्स को ऊपर करना है, एनवायरनमेंट को बचाना है, एजुकेशन फॉर गर्ल्स, विमेन,
रिसर्च करना है, वेलफेयर करना है, रिलीजन करना है, चैरिटी करना है, प्रोटेक्शन करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कुछ भी करना है अगर मुझे, तो सेक्शन 8 कंपनी है और ये हम डिविडेंड नहीं देंगे भाई, प्रॉफिट करने के लिए नहीं है हम। एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज आर FICCI, ASSOC, ये सब जितने भी चेंबर ऑफ कॉमर्स वगैरह जो है, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इनको लाइसेंस कौन देता है? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस। Section 8 allows the central government to register such person or association of persons as a company with limited liability without the addition of words limited or private limited to its name by issuing license on such condition as it deems fit. The registrar shall on application register such person or association of person as a company under this section. On registration, the company shall enjoy same privileges and obligations of a limited company. Revocation of license. License cancel हो गया. The central government may by order revoke the license of the company where company contravenes. Contravenes मतलब एकदम ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ गलत काम कर दिया, जो बोला गया था रूल्स के हिसाब से फॉलो करना, रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, रूल को ब्रेक कर दिया गया. Any of the requirement or conditions of this section subject to which a license is issued. जिस सब्जेक्ट, जिस प्रोसेस, जिस बात को लेकर लाइसेंस इशू किया गया था, वो अब आप नहीं फॉलो कर रहे हो. और वेयर अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉड कर रहे हो भैया. और वायलेटिव टू दी ऑब्जेक्ट्स. बोले थे कि हम स्पोर्ट्स प्रमोशन करना चाह रहे हैं, बट आप स्पोर्ट्स के नाम पे आप कुछ और कर रहे हो. आप बच्चों को ठग रहे हो, बोल रहे हो कि नेशनल स्विमर बनाएंगे, पैसे ले ले रहे हो और आप स्विमिंग का कुछ फैसिलिटी दे नहीं रहे हो. Of the company or prejudicial to public interest, and on revocation the registrar shall put limited or private limited against the company's name in the register. But before such revocation, the central government must give it a written notice of its intention to revoke the license, an opportunity to be heard in this matter. जब भी गवर्नमेंट कुछ काम करती है, कोई लाइसेंस कैंसिल करना चाह रही, तो आपको एक मौका ज़रूर देगी कि देखो भाई, मैंने ये विचार किया कि तुम गलत काम करो, तुम्हें अपने सफाई में क्या कहना है बता दो आके. तो सफाई का मौका को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन दैट मैटर. ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. Where the license is revoked, there the central government may, in the public interest, order that the company registered under this section shall be amalgamated with another company registered under this section having similar objects. भैया तुम तो काम कर नहीं रहे, बट तुमने कहा था कि हम काम करेंगे, तुम्हारे पास बहुत पैसा पब्लिक का इकट्ठा हो गया, अब एक काम करो, तुमको मैं इस कंपनी के साथ जोड़ दे रहा हूँ. To form a single company with such constitution, properties, powers, rights, interests, authorities, and privileges, and with such liabilities, duties, and obligations as may be specified in the order. ऑर्डर में सब कुछ लिख दिया जाएगा. और द कंपनी बी वाउंड अप. या तो भैया चुपचाप इसके साथ अमेलगमेट हो ले, मिलके काम कर, क्योंकि तूने बहुत आंखों में धूल झोंक दिया है, पब्लिक से बहुत पैसे उठा लिए कि मैं इंटरनेशनल बैडमिंटन साइना नेहवाल और PV सिंधु के तरह आपके बच्चों को भी बैडमिंटन एक्सपर्ट बनाऊंगा, उसी चक्कर में बहुत पैसे ले लिए हैं. या तो वाउंड अप हो जा, बंद हो जा, या इस कंपनी के साथ मिलकर काम. अगर कोई कंपनी makes any default in complying with any of the requirements laid down in this section, the company shall be punishable with fine varying from 10 lakh rupees to 1 crore rupees. 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का पेनल्टी. And the directors and every officer of the company who is in default, ये every officer, ये सब हम IPCC में पढ़ेंगे कि कौन ऑफिसर कहलाएगा. Shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years. Extend मतलब मैक्स 2 महीना भी हो सकता है, बट ये 3 साल तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं. With a fine varying from 25,000 rupees to 25 lakh rupees. और 25,000 रुपये से 25 लाख रुपए तक का फाइन लिया जा सकता है. और विद बोथ, या दोनों भी, where it is proved that the affairs of the company were conducted fraudulently, every officer in default shall be liable for action under section 447 which deals with fraud. ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया कि फ्रॉड करने के लिए कंपनी खोल दिया तो देखो क्या हो सकता है. सेक्शन 8 के कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स.
formed for the promotion of commerce, art, science, religion, charity, protection, environment, sports, etc. Requirements of minimum share capital does not apply. Uses its profits for the promotion of the object for which it was formed. कोई मिनिमम शेयर कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है, जो ऑब्जेक्टिव है जिस कंपनी को खोला उसी को चालू करो. डज नॉट डिक्लेयर डिविडेंड टू मेंबर्स. क्यों डिविडेंड नहीं देते? क्योंकि डिविडेंड का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग, और ये सेक्शन 8 प्रॉफिट शेयरिंग के लिए नहीं है. ऑपरेट्स अंडर स्पेशल लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. नीड नॉट यूज द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड. नीड नॉट in the name and adopt a more suitable name such as club, chambers of commerce, etc. License revoked if conditions contravened. On revocation, central government may direct it to convert its status and change its name, or wind up or amalgamate with another company having similar object. Can call its general body can call its general meeting by giving a clear 14 days notice instead of 21 days. Requirement of minimum number of directors, independent directors, etc. does not apply. देखो यहाँ एक जनरली 21 डेज का नोटिस होता है, बट सेक्शन 8 में क्या है, 14 डेज में आप मीटिंग कॉल कर सकते हो. नीड नॉट कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी एंड शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी. इसका रिक्वायरमेंट नहीं है. अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी. सेक्शन 8 कंपनी का फॉर्मेशन चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है. एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या करेंगे, जो प्रॉफिट्स आएगा उसको कहाँ अप्लाई करेंगे. टू प्रमोट इट्स ऑब्जेक्टिव्स. अगर हमें बैडमिंटन प्रमोट करना है या चैरिटी प्रमोट करना है, जो भी करना है. नो पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स. ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है विदाउट एडिशन ऑफ द वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड. देखो उसी चीज़ को बार बार इंस्टीट्यूट के मैट में लिखा हुआ है, तो उसी चीज़ को अगर मैं बार बार पढ़ रहा हूँ तो आई डोंट नीड कि इसको अलग से एक्सप्लेन करने का दरकार है. ठीक है. स्टेटस क्या ग्रांटेड है. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ग्रांट सच स्टेटस. हाउएवर सीजी हैज delegated the powers to grant license to ROC. Revocation of license. Central government may revoke license if conditions of section 8 are contravened. अगर जिस पर्पस के लिए हमने ये कंपनी बनाई थी वो पर्पस हम पूरा कर ही नहीं रहे, तब लाइसेंस कैंसिल. Affairs of the company are conducted fraudulently or prejudicial to the public interest. Public interest के अगेंस्ट में जा रहा है. Effect of revocation of license. Company has to use the word limited and private limited. अभी तक तो भैया प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड यूज़ नहीं कर रहे थे, अब यूज़ करो. इसका मतलब आप एक ऑर्डिनरी कंपनी के दायरे पे आ गए हो. आइए अब चर्चा करते हैं डॉर्मेंट कंपनी का. डॉर्मेंट कंपनी सेक्शन 455. Where a company is formed and registered under this act for a future project or to hold an asset or intellectual property. अच्छा ये तो हम कर चुके थे, चलो फिर भी 2 लाइन और बचा, पढ़ लेते हैं. And has no significant accounting transaction. Such a company or an inactive company may make an application to the registrar in such manner as may be prescribed. ये such manner, make an application to the registrar in such manner as may be prescribed. मतलब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो वो अपना फॉर्म दे देगा कि भाई इस पैटर्न पे, इस फॉर्मेट पे अप्लाई करना है. ठीक है. फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ अ डॉर्मेंट कंपनी. इनएक्टिव कंपनी क्या है? मीन्स अ कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन or has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial years, or has not filed
financial statements and annual returns during the last 2 financial years. Significant accounting transaction का क्या मतलब है? Means any transaction other than payment of fees by a company to the registrar, payment made by it to fulfill the requirements of this act or any other law, allotment of shares to fulfill the requirements of this act, payments for maintenance of its office and records. मतलब ये सारे पेमेंट्स जो है ये तो चलो कंपनी को बनाने के लिए पेमेंट्स हुए थे, बट जब कंपनी बन गई उसके बाद कंपनी ने कुछ भी लेना देना कुछ भी नहीं किया. आइए अब डिस्कस करते हैं निधि कंपनीज. Companies which has been incorporated as a nidhi with the object of cultivating the habit of thrift, cost cutting, and savings amongst its members, receiving deposits from and lending it to its members only for their mutual benefits, and which compiles with such rules as are prescribed by the central government for regulation of such class of companies. That is section 406 of the Companies Act. निधि कंपनी मतलब चलो पैसे बचाओ, सारे मेंबर्स हो गए हैं, सब पैसे बचाएंगे, पैसे बचा के चलो जिसको रिक्वायरमेंट है उसको दे देंगे, उसको हेल्प करेंगे. तो इस तरीके से जो कंपनी फॉर्म हो रहा है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए. ऑब्जेक्ट क्या है ऐसी कंपनी का? कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, कॉस्ट कटिंग. भैया देखो घर पे ही जो ऐसे पैसे बचा लो, अगर ये हरकत करोगे तो इतने पैसे बच जाओगे. 2,000 रुपया तो आप आराम से बचा सकते हो. तो 2,000 बचा के क्या करना है? सेविंग करो. सेविंग अमंग्स इट्स मेंबर्स, रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम एंड लेंडिंग टू द मेंबर्स ओनली. मेंबर से ही डिपॉजिट ले लो जो सेविंग हुआ और उस दूसरे मेंबर को दे दो फॉर म्यूचुअल बेनिफिट. भाई आज तुम सेविंग कर लो, 2,000 रुपया करके 50 मेंबर ने सेव किया, तो भैया ये 1,00,000 रुपया आ गया. आज मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, तो चलो इसी ग्रुप में से 1,00,000 रुपया मुझे मिल गया ना. फिर मैं 2,000 रुपया देते जा रहा हूँ देते जा रहा हूँ हर महीने, तो वैसे कटिंग हो रहा है. तो आज 1,00,000 मेरे काम में आ गया, कल 1,00,000 किसी और के काम में आ जाए. पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. By virtue of Section 272 of the Companies Act 2013, the following institutions are to be regarded as public financial institutions. The Life Insurance Corporation of India, established under Life Insurance Corporation Act 1956. लाइफ इंश्योरेंस को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहा जाएगा. पब्लिक जो है पब्लिक आम जनता एट लार्ज, उनकी फाइनेंस को मैनेज कर रही है, कहीं ना कहीं उन्हीं से पैसे ले रही है और उन्हीं के पैसे को लेकर कहीं ना कहीं लाइफ इंश्योरेंस सबसे प्रीमियम ले रही है और उसी प्रीमियम को बांट रही है. द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, specified company related to the Unit Trust of India, Transfer of Undertaking and Repeal Act 2002. Institutions notified by the central government under Section 4A2 of the Companies Act 1956, so repealed under Section 465 of this Act. Such other institutions as may be notified by the central government in consultation with the Reserve Bank of India. तो ये अलग अलग सिचुएशंस है जिनको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहा जाएगा. कंडीशंस फॉर एन इंस्टीट्यूशंस टू बी नोटिफाइड एज PFI. No institution shall be notified unless it has been established or constituted by or under any central or state act. ठीक है. तो ये जितने भी अभी ऊपर हमने देखा है ये सारे के सारे सेंट्रल या स्टेट एक्ट के तहत आए हैं. आप और हम मिलकर नहीं बना सकते. Not less than 51% of the paid up share capital is held or controlled by the central government. ये हमने पहले भी पढ़ा है, वही सेम रूल है. और by the state government or governments or partly by the central government and partly by one or more state governments, same to same. तो conditions for an institution to be notified as PFI, ये established under central या state government हो और ये 51% वाला clause है.
अब देखते हैं कि कोई भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना है या इनकॉर्पोरेशन कराना है तो कैसे होगा। प्रमोटर्स होने चाहिए पहले तो। द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द टर्म प्रमोटर अंडर सेक्शन 269, which means a person who has been named as such in prospectus or is identified by the company in the annual return referred to in section 92, or who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director, or otherwise, in accordance with whose advice, directions, or instructions the board of directors of the company is accustomed to act. Accustomed मतलब एकदम आदत बना हुआ उनका. In simple terms, we can say persons who form the company are known as promoters. जो कंपनी को फॉर्म कर रहा है. If it is they who conceive the idea of forming, ये पूरा प्लान दिमाग में किनके आता है, उन्हीं के आता है. दे टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जितने भी नेसेसरी स्टेप्स है वही लेते हैं. It should, however, be noted that persons acting only in the professional capacity, example solicitor, banker, accountant, etc., are not regarded as promoters. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए कि भैया हेल्प कर दो, तो अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मैं प्रमोटर हो गया. अब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 3 of the Companies Act 2013 deals with the basic requirement with respect to the constitution of the company. In case of public company में 7 or more persons can form a company for any lawful person. ये important है, lawful purpose, illegal purpose के लिए नहीं. By subscribing their names to the memorandum and complying with the requirements of the act in respect of the registration. In exactly the same way, 2 or more person can form private company and one person where company is to be formed as one person company only. ये same to same चीज यहाँ लिखा हुआ है. Incorporation of a company. Section 7 of the Companies Act 2013 provides for the procedure to be followed for the incorporation of the company. Filing of documents and informing and information with the registrar. For the registration of the company, following documents and information are required to be filed with the registrar within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated. Under whose jurisdiction? ठीक है, तो जिस एरिया में आप है वो हर एरिया का अलग अलग रजिस्ट्रार है. The memorandum and articles of the company are duly signed by the subscribers to the memorandum. Duly signed by all the subscribers. A declaration by person who is engaged in the formation of the company. अब फॉर्मेशन कराने में जो एंगेज है, जैसे कि एक एडवोकेट, अ चार्टेड अकाउंटेंट, अ कॉस्ट अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी, ये सारे इन प्रैक्टिस, ये सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, तो इनका एक डिक्लेरेशन. एंड बाय अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स, इनका डिक्लेरेशन और किनका, डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी. दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट and the rules made thereunder in respect of registration and matters precedent or incidental, पहले का मैटर या बाद का कोई भी मैटर, हैव बीन कंपाइल्ड विथ. तो ये एक एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट को या कंपनी सेक्रेटरी को एक तरीका से बाइंड किया जा रहा है, क्योंकि अगर वो कुछ गलत डिक्लेरेशन दे दे तो उनका लाइसेंस या उनका मेंबरशिप नंबर जिसे हम कहते हैं वो कैंसिल किया जा सकता है. तो एक तरह से उनकी बातों पर भरोसा किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी तो किसी ने भी फॉर्म कर लिया, बट उसका सुपरविजन किसने किया. अच्छा, मैं एक एडवोकेट हूँ, मैंने किया और मैंने सब कुछ देख लिया कि सारे फॉर्मेलिटीज़ आगे के पीछे के सब कुछ फॉर्म हो चुके हैं, और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, मैं जी डायरेक्टर हूँ या मैं मैनेजर हूँ या मैं सेक्रेटरी हूँ, मैंने भी देख लिया और मैं भी ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि हमने सारे फॉर्मेलिटीज़ को सही तरीके से देख लिया, समझ लिया और पूरा किया है. एन एफिडेविट from each of the subscribers to the memorandum and from persons named as first directors, if any, in the articles. ये सब्सक्राइबर्स और फर्स्ट डायरेक्टर्स को एक एफिडेविट देना होगा. एफिडेविट का मतलब कुछ नहीं होता, मैजिस्ट्रेट के सामने जाके आप कसम खाते हो.
ठीक है, क्या कसम खाओगे आप? स्टेटिंग दैट he is not convicted of any offense in connection with the promotion, formation or management of any company। कि भैया मैं कोई भाई तरीके से मुझे पहले कोई भी अदालत ने कन्विक्ट नहीं किया है, मतलब मुझे दोषी नहीं पाया है कि किसी भी पहले फॉर्मेशन में, प्रमोशन में या मैनेजमेंट में मैं कोई दागी चोर नहीं हूँ। एक होता ना कि अगर किसी ने पहले फ्रॉड कर रखा है तो भाई तुम फ्रॉडुलेंट आदमी हो, तुम्हारा कैरेक्टर ठीक नहीं है, तुम्हारा काम ही है कि कुछ ना कुछ गलत करना। तो आप एक एफिडेविट देते हो जहाँ की दी मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर आप झूठा एफिडेविट दे देते हो तो आपके मन में आ रहा होगा, और बाद में अगर पकड़े जाते हो तो बहुत जोर का तोड़ाई होने वाला है, क्योंकि देश के कानून के साथ आप खेल रहे हो। ये एक तरीके से चेक है। अगर कोई गलत काम कर चुका है, कॉन्विक्ट हो चुका है, तो एफिडेविट देने में उसे पसीने पसीने हो जाएंगे कि यार नहीं यार, गलत कानून के साथ मैं गलत खेल रहा हूँ, नहीं नहीं गलत हो जाएगा। He has not been found guilty of any fraud or misfeasance or any breach of duty to any company under this act or any previous company law during the last 5 years। तो इससे समझ में आ रहा है कि जो भी नया कंपनी फॉर्म कर रहा है उसका कैरेक्टर बेदाग होना चाहिए, and that all the documents filed with the registrar for registration of the company contain information that is correct and complete। करेक्ट भी है, कंप्लीट भी है, ट्रू भी है, टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ। तो ये अभी भी जो आप काम कर रहे हो एकदम सही कर रहे हो। तो ये आपको डिक्लेरेशन, एक एफिडेविट बेसिकली बना के देना है। कंपनी फॉर्म इतना आसानी से नहीं होता दोस्त, आपको और भी डिटेल्स देने पड़ते हैं। द एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस टिल द रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड। The particulars, names including surname or family name, residential address, plus nationality of every subscriber to the memorandum, along with proof of identity। आधार कार्ड दो, वोटर कार्ड दो, पैन कार्ड दो, and in case of a subscriber being a body corporate, such particulars as may be prescribed। अगर सब्सक्राइबर कोई एक बॉडी कॉरपोरेट है जो ऑलरेडी कोई कंपनी है, तो उसके लिए क्या अलग अलग क्या सब्सक्राइब है कि भाई आपको कंपनी का ये देना होगा, तो सब आपको दे देना होगा। The particulars, names including surnames or family names, the director identification number, residential address, nationality of the person mentioned in the articles as the subscribers to the memorandum, and such other particulars including proof of identity as may be prescribed। The particulars of interest of the person mentioned in the articles as the first directors of the company any in other firms or body corporates, along with their consent to act as directors of the company in such form and manner as may be prescribed। किसी अगर दूसरे कंपनी में भी अगर वो डायरेक्टर है तो उनका कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर इन दिस कंपनी। Particulars provided in this provision shall be of the individual subscriber and not of the professional engaged in the incorporation of the company। ठीक है, ये तो बात हो चुका है। अब देखिए सर्टिफिकेट कैसे इशू हो रहा है। इशू ऑफ, एक मिनट, issue of certificate of incorporation on registration। The registrar, on the basis of documents and information filed, shall register all the documents and information in the register and issue a certificate of incorporation in the prescribed form to the effect that the proposed company is incorporated under this act। उसके बाद का प्रोसेस क्या है? अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ऑफ कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर CIN। तो जैसे अभी हमने पढ़ रहा था ना बॉडी कॉरपोरेट के लिए क्या क्या है, तो वही CIN नंबर मांगेंगे कि ठीक है आपका CIN नंबर दीजिए। ऑन and from the date mentioned in the certificate of incorporation, the registrar shall allot to the company a corporate identity number, which shall be a distinct identity for the company and which shall also be included in the certificate।
सर्टिफिकेट में भी CIN नंबर रहेगा। Maintenance of copies of all documents and information. The company shall maintain and preserve at its registered office copies of all documents and information as originally filed till its dissolution under this act. ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे जन्म, आपने कंपनी को जब जन्म दिया तो उस समय ओरिजिनल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल किया था, सब के सब ओरिजिनल में रखिए टिल द डिसोल्यूशन, मतलब जब तक ये कंपनी जीवित है। Furnishing of false or incorrect information or suppression of material fact at the time of incorporation. That is at the time of incorporation. If any person furnishes any false or incorrect particulars of any information or suppresses any material information of which he is aware in any of the documents filed with the registrar in relation to the registration of the company of a company, he shall be liable for action for fraud under section 447. कुछ भी बात छुपाने का नहीं है। आपको पता कि आप छुपा रहे हो और ये गलत कर रहे हो तो आपके अंडर सेक्शन 447 के तहत फ्रॉडुलेंट एक्ट के लिए आपको इंक्वायरी चालू हो जाएगी। कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन और बाय सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट। अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मतलब कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दिया और कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो क्या होगा? Where at any time after the incorporation of the company it is proved that the company has been got incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact और इन्फॉर्मेशन इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और डिक्लेरेशन फाइल, जिसका मतलब अगर मेरे साथ मैंने फ्रॉड किया था, मैं कॉन्विक्टेड हूँ, फिर भी मैंने लिख दिया कि नहीं मैंने फ्रॉड नहीं किया, या मैंने कुछ और गलत डॉक्यूमेंट्स दे दिया है, और मेड फॉर इनकॉर्पोरेशन सच कंपनी और बाय एनी फ्रॉडुलेंट एक्शन the promoters, the person named as the first directors of the company, and the person making declaration under this section shall be liable for action of fraud against section 447. ये गलत झूठ बोलने का तो मतलब ही हो गया ना कि आप फ्रॉड कर रहे हो। तो ठीक है, तो फ्रॉड अगर अब बाद में पता चल गया कि गलत हुआ है, गलत किया है आपने, तो ठीक है, सेक्शन 447 जिंदाबाद, कहाँ बच के जाओगे? ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल where a company has been got incorporated by furnishing false or incorrect information or representation, ये ठीक है, ये सब तो वही सेम है, डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन फ्रॉडुलेंट एक्शन। उसके बाद क्या होगा? द ट्रिब्यूनल मे ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट, ट्रिब्यूनल पर एक एप्लीकेशन जाएगा ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन सो वारंट्स। अब ट्रिब्यूनल को लगा कि हाँ भाई सिचुएशन ऐसा है, कैसा है कि ये फ्रॉडुलेंट काम हुआ है, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ट्रिब्यूनल क्या करेगा? देखो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है। पास सच ऑर्डर्स एज इट मे थिंक फिट फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस इफ एनी इन इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। अब देखो ट्रिब्यूनल का काम है कि चलो जो गलत हुआ उसको ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं, तो रिपेयरिंग वाला काम करेगा। तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में अगर कुछ चेंज कराना है, चलो उसका नाम हटाओ, ये जो भी है करो, तो चेंज करते हैं इन पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। क्योंकि देखो इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी मतलब क्या है? कंपनी जैसे ही फॉर्म हो गया, कंपनी का एक अलग सेपरेट आइडेंटिटी है। तो इन लोगों ने गलत किया है, तो जिन लोगों ने गलत किया उनको तो हम सज़ा देंगे, बट कंपनी को बचाओ। और कंपनी क्योंकि पब्लिक से लेन देन कर चुकी है, तो जितने पब्लिक से लेन देन हो चुका है उस पब्लिक को नुकसान नहीं होना चाहिए, एंड इट्स मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ ऑर्डर पास कर सकती है। डायरेक्ट द दैट लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स शैल बी अनलिमिटेड। ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेंबर्स जो है वो गलत काम किए, जिन्होंने फॉर्म किया उन्होंने फ्रॉड किया है। तो बेसिकली कभी भी जब भी फ्रॉड
किया जाता है। फ्रॉड करने का मेन रीज़न है कि मुझे फ़ायदा हो जाए, राइट? तो ट्रिब्यूनल ने क्या किया कि भैया तुम्हें अब फ़ायदा होने नहीं देंगे। अब अगर इस कंपनी का कुछ भी बड़ा नुकसान हुआ, तो लायबिलिटी जो है तुम्हारे ऊपर हम डाल देंगे। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर कंपनी 200 करोड़ का नुकसान कर दी है, तो एक तरह से आपको वो चुकाना है, तो आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा। डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज, या अगर ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी का नाम हटाओ, तो वो भी हो सकता है। पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, इस कंपनी को बंद करो। पास सच अदर ऑर्डर्स एज इट में डीम फिट, जो मुझे ठीक लगे, जो ट्रिब्यूनल को ठीक लगे, ट्रिब्यूनल वैसा ऑर्डर पास करेगा। मगर प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर, बिफोर ये ऑर्डर पास करने से पहले ट्रिब्यूनल को क्या और चीज़ पर ध्यान देना है। देखो, ये जब भी न्याय करना हो ना कभी भी, तो सामने वाले को बोलने का मौका हमेशा मिलना चाहिए। अगर बिना बोलने का मौका दिए ही अगर आपने कुछ अपना फैसला सुना दिया, तो वो न्याय के खिलाफ है। तो जब भी कुछ ऐसा सिचुएशन आए, तो एज अ स्टूडेंट हमेशा ये पॉइंट आपको लिखना है। द कंपनी शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन दैट मैटर। ये आपको सीए फाउंडेशन से लेके फाइनल तक ये लाइन काम में आने वाली है। द ट्रिब्यूनल शैल take into consideration the transactions entered into by the company, including the obligations, if any, contracted or payment of any liability.